नीतीश जी के जीते जी, नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दे। किसी की हैसियत नहीं है। और हम लोग जब भी इस तरह की बातें उठेगी मजबूत स्टेप उठाएंगे और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज के हों, उनको ठंडा कर दिया जाएगा। होली के अवसर पर हम सीवान की जनता से ही अपील करेंगे कि वो शांति और सद्भाव बनाए रखें। सीवान की धरती मौलाना मजरूल हक की धरती है और राजेंद्र बाबू की धरती है और इस धरती पर शुरू से ही सामाजिक सद्भाव बना रहा है। आगे भी हम लोगों को बनाए रखना है। होली भी पूरे उत्सव के साथ लोग मनाएं, हुड़दुंग न करें। और रमजान तो ऐसे ही सबसे अल्पसंख्यक समाज के लिए सबसे पवित्र महीना होता है। बड़ी शांति से यहाँ रमजान लोग मनाते भी हैं। तो इस अवसर पर दोनों समाज के लोग रत्ती भर भी अब संभावना नहीं है। ठीक है, अगर इसका मतलब है कि विपक्ष अपने को कमज़ोर असहाय महसूस कर रहा है, इसीलिए नीतीश जी के भरोसे उसके दिमाग में है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, तो अब वो लोग इस बार सत्ता में आने वाले नहीं। बहुप्रतीक्षित अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा था सिसवन ओवर ब्रिज को लेकर के, और लोग इस बात को समझ भी रहे थे कि पता नहीं कब होगा काम, कब इसमें लगेगा। मतलब अगर देखा जाए तो लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी। लोग ये समझ रहे थे कि शायद कभी होने वाला नहीं है। इसलिए कि अगर देखा जाए तो लगभग इससे पहले जब पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का जब कार्यकाल था, उस वक्त भी एक आश्वासन मिला था। उसके बाद कविता सिंह वो भी आश्वासन दी थी। लगभग 2 टर्म देखा जाए तो जनता को सिर्फ आश्वासन मिला हुआ था। सिवान सदर के विधायक और बिहारी चौधरी भी इसमें अपना हस्तक्षेप कर चुके थे और उन्होंने भी कहा था कि मैंने भी इसमें बहुत प्रयास किया, लेकिन लोगों की उम्मीदें इसलिए टूट चुकी थी कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा था। आखिरकार वो दौर भी आ गया जब विजय लक्ष्मी देवी जो है यहाँ से चुन करके और दिल्ली पहुँची। इन्होंने भी जब कहा, हालांकि इन्होंने मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन जब इनसे हम लोग पूछते थे तो इस बात को ये टाल मटोल कर देते थे और ये कहते थे कि देखा जाएगा इसको। लेकिन आखिरकार इन्हीं के कार्यकाल में, और जब इन्होंने सदन में अपना बयान दिया और उसके बाद जब सिवान में आई तो एक बड़ा सौगात लेकर के आई वो, और वो सिसवन ब्रिज को लेकर के। हालांकि उसके बाद जब ब्रिज का मामला आया था तब भी लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी उसमें काम लगेगा, लेकिन चलिए आज काम भी लग रहा है, उसमें टेंडर भी पास हो गया है। लेकिन अब इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं और हमारे सांसद क्या सोचती हैं, हमारे साथ देख सकते तस्वीरों में कि सिवान के सांसद बैठी हुई हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, और उनके साथ बैठे हुए हैं रमेश सिंह जी जो कि पूर्व विधायक हैं जीरादी से। पहले मैं बात उन्हीं से करूंगा। बहुत स्वागत आपका। चलिए, आपके भी चैनल को रमज़ान के पवित्र महीने में और होली भी नज़दीक है, इस अवसर पर हम समाज के दोनों तबकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, अभी जिस मतलब एक बहुप्रतीक्षित जो मुद्दा था सिसवन ओवर ब्रिज का, वो लगभग सारा काम 99.9% कंप्लीट हो गया। इसमें आप देखिए, लंबे अरसे से सिवान की जनता की ये मांग रही है और मैं समझता हूँ कि सिवान में बहुत सारे मुद्दे हैं। बावजूद सिसवन ओवर ब्रिज का मामला सिवान के जनता के जीवन के साथ जुड़ा हुआ था, और ख़ास करके सिवान का जो दक्षिणी इलाका है जिसमें कई प्रखंड आते हैं, उन प्रखंड के लोगों के लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न बन गया था और मैंने काफ़ी इसे गंभीरता से लिया। चुनाव में भी आप लोगों ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम इसे गंभीरता से लेंगे और इसे देखेंगे। जैसे ही माननीय सांसद विजय लक्ष्मी जी चुनाव में जीती, गई पहुंची वहाँ पे, तो जैसे इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद हमने माननीय सांसद ने इसके लिए प्रयास करना शुरू किया। इस संदर्भ में हम 2 बार रेल मंत्री जी से मिले थे और जब अंतिम बार जब मिले तो उन्होंने कहा कि हम 1 सप्ताह के भीतर इस काम को करवा देंगे, प्रशासनिक स्वीकृति दिलवा देंगे। और 1 सप्ताह तो नहीं बीता, मात्र 6 दिन में ही आप लोगों को मैंने लेटर भी दिखाया था,
रेलवे विभाग से लेटर माननीय सांसद को मिल गया। उस लेटर को हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के पास लेकर पहुँचे। चूँकि उसकी आधी राशि बिहार गवर्नमेंट को देनी थी, आरसीडी को देना था, तो माननीय नीतीश जी ने हमें आश्वासन दिया कि इस काम को जल्द कराएंगे। जब माननीय नीतीश जी सिवान की प्रगति यात्रा पर आए तो आप लोगों ने देखा होगा कि यह मांग सबसे ऊपर था। उन्होंने सबसे पहले इसी ओवरब्रिज की घोषणा की और यहाँ से जाने के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक करके उसे प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यह मामला टेंडर में चला गया है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही टेंडर में चला गया। अब यह टेंडर कौन लोग डाले हैं नहीं डाले हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता दूं कि अप्रैल में टेंडर खुल जाएगा और जिस संवेदक को मिले वो काम मिल जाएगा। और इसमें 30 महीने का समय दिया गया है, 2.5 साल का, 12-2.5 तो 2.5 साल में काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2025 का मान लिया जाए कि एक तरह से आधा मान लीजिए कि आधा चला गया, तो 26-27 के अंत तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारी तो देखिए हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और जनता के सवालों पर लड़ते रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर आप श्रेय पूछेंगे कि श्रेय किसको जाता है, तो मैं सबसे पहला श्रेय हम बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को और रेल मंत्री वैष्णो जी को और सिवान की माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी को हम देना चाहेंगे कि इन लोगों के अथक प्रयास से यह असंभव काम संभव हो सका। चलिए सर, अब एक बड़ा काम कर दिया आपने खुद कहा कि ये असंभव काम था, संभव आपने किया। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसी समस्याएं सिवान में देखने को मिल रही हैं। एक बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं, कल कई लोगों ने हमको फ़ोन करके बताया कि सिवान नगर परिषद, चूँकि आपका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए लेकिन फिर भी सवाल बनता है आपसे, चूँकि जनता इस बात को समझ सकती है। अभी कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है सिवान में एक अदद ज़मीन नहीं है जहाँ पर डंपिंग किया जाए निष्पादन करने के लिए कूड़े का। आप चूंकि आपकी जिम्मेवारी बनती है इस बात में कुछ हस्तक्षेप करने का, इसके लिए क्या प्रयास करना है, चूंकि आज मैं इसमें रिपोर्ट भी बनाऊंगा। देखिए, जो जिस समस्या को गिना रहे हैं हम भी महसूस कर रहे हैं और इस संदर्भ में बगैर मीडिया को बताए मैंने कल डीएम से लंबी बात की है, माननीय सांसद भी थी और हाल के दिनों में डीएम साहब कुछ जगह से कचरे को उठवाए हैं और जगह को शिनाख्त किया जा रहा है। इसका अस्थाई समाधान की तरफ बढ़ना है। अस्थाई समाधान नहीं होता, तो तत्कालिक रूप से चाहे जो भी हो, इसके अस्थाई समाधान की दिशा में हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रयास जारी है और इसका हल निकलेगा जरूर। चलिए सर, जाम की समस्या सिवान के लिए विकराल रूप ले रहा है। हम भी जब घर से निकलते हैं अपने, तो हम लोग को जब दरबार मार्केट में आना होता है तो पहले समझना होता है कि भाई किस रूट से जाए ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, लेकिन ऐसा कोई रूट नहीं है सिवान में जिससे आप जाम की समस्या से निपटारा न मिले आपको। इसके लिए सर क्या प्रयास कर रहे हैं आप? देखिए, जाम की समस्या से बचने के लिए ही जो बाईपास रोड है, जो पचरुखी से शुरू होकर गोपलापुर तक सड़क जाती है, इसको हम लोग बनवाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, वो भी टेंडर की प्रक्रिया में और जल्द ही काम उसमें भी शुरू होगा। और दूसरा जो शहर के उत्तर से जो सड़क जाती है, राम जानकी पथ के नाम से जाना जाता है, वो भी सड़क में काम शुरू हो गया है एक तरह से। तो ये जब तक ले दोनों सड़कें बनेगी नहीं तब तक मैं समझता हूँ कि अस्थाई जाम से नहीं निपटा जा सकता है, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसी जाम की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों सड़कों का, खास तौर से सिवान के दक्षिणी इलाके से जो सड़क जाती है उसको स्वीकृति दिलाई गई। तीसरी बात है कि देखिए, मैं अभी भी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैं घोषणा नहीं करूँगा, लेकिन जो कचहरी ढाले पर जो जाम लग रहा है वो भी मेरे दिमाग में है। दिशा की बैठक में माननीय सांसद ने उठाया था सवाल को और मेरी कोशिश है
कि हम उसके लिए भी प्रयास हम कर रहे हैं, ओवरब्रिज के लिए, ठीक है। लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं उसके लिए कोई समय बाउंड नहीं कर रहे हैं, समय नहीं है, प्रयास मेरा है। देखिए कुछ लोग क्या है तो बड़बोलपन करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। मेरा काम है, आप जब हमको चुने हैं, सीवान की 20 लाख मतदाताओं ने जब माननीय सांसद को चुना है, तो इनका काम है कि 20 लाख मतदाताओं के प्रति समर्पित रहें और उनके जो वास्तविक मुद्दे हैं उसको उठावें उचित फोरम पर। तो मैं सीवान कचहरी में जो जाम ढाले पर जो जाम लग रहा है उसको भी मैं उचित फोरम पर उठा रहा हूँ और कैसे इस समस्या का समाधान है इसके लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता से मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए सर, अब हम चलते हैं पटना। अभी एक बड़ा आप ही के कोई मंडल जी विधायक हैं जिन्होंने कह दिया है कि अगर निशांत जी नहीं आएंगे तो पार्टी टूट जाएगी। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की पार्टी टूट जाएगी क्या नीतीश जी के, मतलब अगर नहीं रहें तो, या फिर अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो? देखिए ये पार्टी तो कभी नहीं टूटेगी, पहली बात इसलिए कि ये पार्टी एक खास आइडियोलॉजी पर बनी हुई है। इस हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो समानता की है, समतामूलक समाज की है। माननीय नीतीश जी के अंदर एक रैडिकल सोच है और नीतीश जी की सोच हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में समाहित है। तो इसलिए पार्टी तो टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। पूरी पार्टी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एकताबद्ध है, राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से पूरी हमारी पार्टी यूनाइटेड है। निशांत जी आ रहे हैं पार्टी में? वो आए तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। कितना फर्क पड़ेगा उनके आने से? देखिए फर्क कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसका तो कोई हमारे पास थर्मामीटर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। जो भी उनका इंटरव्यू अभी तक जो आया है 2-4 काफ़ी संतुलित रहा है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि निशांत जी अगर आते हैं राजनीति में प्रवेश करते हैं तो हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता उनका स्वागत करेंगे। अभी ये कहा जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन लोगों का कहना है कि इस बार आप लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जेडीयू है, तो इस बार भाजपा को बहुत फायदा मिलने वाला है बनिस्बत जेडीयू के। यानी कि जो उम्मीद जेडीयू लगा कर रखी हुई है तो इस गठबंधन से उसको उम्मीद पूरा नहीं होगा। हो सकता है कि आप लोग 44 से आप लोग 30 पे भी आ जाए, 38 पे भी आ जाए और 80 पे चला जाए भाजपा। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए जब गठबंधन होता है ना, मान लीजिए जब किसी भी व्यक्ति को अकेले, मैं समझता हूँ कि आज जो देश की जो हालात है या हमारे प्रदेश की जो हालात है, कोई भी राजनीतिक दल चाहे एनडीए हो या इंडिया, उसके जितने घटक दल हैं कोई अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है। यह बात सच है, इसीलिए गठबंधन का दौर है। तो अभी जो हमारा एनडीए का जो अलायंस है और इसके कई घटक दल हैं, भाजपा, जेडीयू, ये 2 बड़ी पार्टी है बिहार में, लोजपा, आपको जीताराम मांझी साहब, हम आरएलएम, तो ये सब लोगों ने अलायंस किया है और इस अलायंस का फायदा सभी घटक दलों को मिलेगा। और इस बार देखिएगा 2020 अतीत का चीज हो गया, 2025 और फिर से नीतीश। तो 2025 में 2010 की तरफ प्रदर्शन होगा, बेहतर प्रदर्शन होगा। आपने देखा था कि 2010 में नीतीश जी रिकॉर्ड मतों से जीते थे, सीटें बहुत थी और हम लोगों की कोशिश है इस बार कि 2010 वाली स्थिति 2025 में बने एनडीए की। लेकिन भाजपा के लोग तो खुल करके समर्थन नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा है कि कैबिनेट तय करेगा, कई मंत्री भी बात को कह रहे हैं कि कैबिनेट तय करेगा। इसका मतलब क्या असमंजस है क्या इस पर? देखिए अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, सब कुछ तय हो जाएगा और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो बात सही कह रहे हैं आप। हो सकता है क्योंकि जिस तरह का समीकरण बना हुआ बिहार में, तो क्या लग रहा है कि हालांकि विपक्ष इस बात की उम्मीद में है कि गठबंधन जल्दी टूट जाएगा, नीतीश जी हो सकता है कहीं चले हैं वापस मतलब महागठबंधन की तरफ। क्या इसकी भी कुछ संभावना बन रही है क्या? इसकी रत्ती भर भी अब संभावना नहीं है। ठीक है, अगर इसका मतलब है कि विपक्ष अपने को कमज़ोर, असहाय महसूस कर रहा है, इसीलिए नीतीश जी के भरोसे उसके दिमाग में है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, तो अब
वो लोग इस बार सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अब लेकिन सर एक बड़ा सवाल इसी बीच में, जैसे आपने कहा दिया कमजोरी की बात, अभी तो चूंकि वोटर सी सर्वे का आया हुआ है, तो सी सर्वे में दिखाया गया है कि लगभग 41% यानी कि 51% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं एक बात और सवाल पूछा गया है आम जनता से कि इस सरकार को कितने लोग बदलना चाहते हैं, तो 50% लोग चाहते हैं सरकार को बदलना। तो ये दोनों आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि हम इस तरह के जो सर्वे को मैं बहुत आधिकारिक नहीं मानता हूँ, ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। कभी कभी सर्वे फेल हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ठीक भी हो जाता है, लेकिन हमको लगता है कि सर्वे में कोई दम नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा, जैसे ही चीज़ें और थोड़ा नज़दीक आ जाने दीजिए चुनाव, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और 41 अभी उनका आ रहा है ना, हो सकता है वो 41 से चले आए 31 पर, 31 से 21 पर आ जाए, 22 पर नीतीश जी हैं। हाँ, और 22 वाले चले जाएं 45 पर। ये सब होते रहता है। प्रशांत जी 18 पे आ गए। अरे प्रशांत जी 18 पर तो नहीं है, प्रशांत जी थोड़ा हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हैं, तो चीज़ें आने दीजिए ना, सब समय पर चीज़ें ठीक हो जाएगी। हाँ, इतना सच है कि इसी दो गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई होगी और बाकी कोई लड़ाई वड़ाई में रहेगा नहीं। एक आखिरी सवाल हम लेंगे, जिस तरीके से देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, हालांकि बिहार में भी कई जगह हम लोगों ने देखा है, अभी जमुई में हम लोगों ने देखा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि नीतीश कुमार जी इस पर एक्शन बड़ा जल्दी लेते हैं, लेकिन इसके लिए क्या आप लोगों ने तैयारी किया है? चूँकि अभी चुनाव में समय है, अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए आप लोग कितना तैयार हैं? देखिए, नीतीश जी के इतिहास को आप लोग जानते हैं। नीतीश जी 2005 से सत्ता में है, 20 वर्ष हो गया, एक साल अपवाद छोड़ दीजिए तो 19 वर्ष तो मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे हैं। लेकिन उनके पूरे 19 वर्षों के शासनकाल में पूरे बिहार में कम्युनल इशू पर कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लगा। तनाव कुछ जगह जरूर हुए हैं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा समाज है, इतना आबादी का घनत्व है बिहार में, तो छिटपुट घटनाएं कुछ होती रहती है। लेकिन इस सरकार की इतनी पैनी नज़र रहती है इन सब घटनाओं पर, तुरंत प्रशासनिक कदम उठता है और चीज़ों को शांत कर दिया जाता है। तो नीतीश जी के जीते जी, नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दे, किसी की हैसियत नहीं है। और हम लोग जब भी इस तरह की बातें उठेगी, मजबूत स्टेप उठाएंगे और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग, चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज के हों, उनको ठंडा कर दिया जाएगा। तो ये इसके लिए निश्चिंत रहिए, नीतीश जी हैं, बिहार सुरक्षित है, बिहार में सामाजिक सद्भाव है और बना रहेगा। आम जनता को क्या कहेंगे? आम जनता को इस रमज़ान के महीने के अवसर पर और होली के अवसर पर हम सीवान की जनता से ही अपील करेंगे कि वो शांति और सद्भाव बनाए रखें। सीवान की धरती मौलाना मजरूल हक की धरती है और राजेंद्र बाबू की धरती है, और इस धरती पर शुरू से ही सामाजिक सद्भाव बना रहा है, आगे भी हम लोगों को बनाए रखना है। होली भी पूरे उत्सव के साथ लोग मनाएं, हुड़दुंग न करें, और रमज़ान तो ऐसे ही सबसे अल्पसंख्यक समाज के लिए सबसे पवित्र महीना होता है, बड़ी शांति से यहाँ रमज़ान लोग मनाते भी हैं। तो इस अवसर पर दोनों समाज के लोग भाई भाई के रूप में रहें, जो रहते रहें और आगे भी रहें, यही मेरी कामना है। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से रमेश सिंह कुशवाहा चूँकि पूर्व विधायक हैं, और जिस तरीके से जिस बेबाकी से इन्होंने बात कहा, देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।